नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। दोस्तों, आजकल हिंदुस्तान में मानो जेल जाना इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आपने जुर्म क्या किया है, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि आप हैं कौन। अगर आपका नाम बड़ा है, रसूख तगड़ा है, तो जेल आपके लिए बस एक ब्रेक की तरह है। जब चाहा पैरोल ले ली और बाहर आ गए। लेकिन अगर आप सिस्टम से सवाल पूछने की हिम्मत करते हैं, तो फिर कानून की प्रोसेस ही आपके लिए सजा बन जाती है। क्या हमारा इंसाफ अब चेहरा देखकर काम करने लगा है? यह आज के भारत में सबसे बड़ा सवाल है। सोचिए, एक तरफ रेप और हत्या के दोषी गुरमीत राम रहीम 40-40 दिन की पैरोल पर बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ नाबालिग से दुराचार का दोषी आसाराम स्वास्थ्य के नाम पर महीनों से जेल के बाहर है। लेकिन वहीं उमर खालिद, जिस पर आज तक दोष सिद्ध नहीं हुआ, करीब 5 साल से जेल में है। और सोनम वांगचुक, जो लेह हिंसा मामले में एनएसए के तहत बंद है, 100 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, फिर भी रिहाई नहीं हुई है। उमर खालिद के मामले में देखिए, उमर खालिद, शर्जिल इमाम, मीरा हैदर, शिफा उर रहमान समेत 7 आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार 5 जनवरी को यानी कल फैसला सुनाने वाला है। और कल का दिन अपने आप में बेहद अहम होने वाला है। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ इस पर फैसला सुनाएगी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने 10 दिसंबर को फैसला सुरक्षित रखा था। दिल्ली पुलिस की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू पेश हुए, जबकि आरोपियों की ओर से कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, सलमान खुर्शीद, सिद्धार्थ दवे और सिद्धार्थ लूथरा जैसे वरिष्ठ वकीलों ने बहस की थी। सरकार का कहना है कि लोग दिल्ली दंगों के मुख्य साजिशकर्ता हैं। दंगों में 53 लोगों की मौत हुई, सैकड़ों लोग घायल हुए। ये एक भयानक सच्चाई है और इसकी जवाबदेही भी जरूरी है कि आखिर ऐसा सब कुछ कैसे हुआ। लेकिन सवाल यहां पर यह है, क्या जवाबदेही का मतलब यह है कि मुकदमा शुरू होने से पहले ही सजा दे दी जाए? यूएपीए के तहत मामला दर्ज कर सरकार कहती है कि आतंक से जुड़े मामलों में जमानत नहीं है, जेल नियम है। लेकिन क्या हर लंबा मुकदमा अपने आप में सजा बन जाना चाहिए? दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा था कि ये भारत को बदनाम करने की साजिश थी। उसके पास गवाह हैं, दस्तावेज हैं और तकनीकी सबूत हैं, और अगर आरोपी सहयोग करते तो मुकदमा और तेज हो जाता। सवाल यहाँ पर सीधा है, अगर मुकदमा तेज हो सकता था तो 5 साल क्यों लग गए? क्या सहयोग की शर्त जेल में डालकर मनमानी चाहिए? उमर खालिद सितंबर 2020 से जेल में है। ना दोष सिद्ध हुआ, ना मुकदमा पूरा हुआ। हाल ही में बहन की शादी के लिए उन्हें सीमित समय की अंतरिम जमानत मिली, वो भी शर्तों के साथ कि बोलना नहीं है, सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट नहीं करना, यानी आजादी मिली लेकिन कुछ बंदिशों के साथ। और अब इस मामले में नया मोड़ भी सामने आया, अंतरराष्ट्रीय समर्थन का। न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहरान ममदानी ने उमर खालिद के समर्थन में एक पत्र लिखा था। ये पत्र उमर की पार्टनर बानो ज्योत्सना लाहिरी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। ममदानी ने लिखा था कि वो उमर के माता पिता से मिले, उनके संघर्ष को याद करते हैं और नफरत के खिलाफ उमर की मानसिक मजबूती की सराहना करते हैं। ये वही ममदानी है जिन्होंने पहले भी सार्वजनिक मंचों पर उमर के पत्र पढ़े थे। और अमेरिकी सांसदों के एक ग्रुप ने ही भारत में निष्पक्ष और समयबद्ध सुनवाई की मांग भी की थी। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से कई बीजेपी के नेताओं ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय लोग हमारे भारत के मामलों में दखलंदाजी ना करें। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उमर खालिद जैसे मामले जो हैं, क्या वो खुद अंतरराष्ट्रीय लोगों को हमारी न्योता नहीं दे रहे हैं कि आप आइए और यहाँ पर बोलिए? तो देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर सवाल ये नहीं कि विदेशियों को क्यों बोलना पड़ रहा है, सवाल यहाँ पर यह है कि देश में इंसाफ इतना धीमा क्यों है कि आवाज बाहर से आ रही है। क्या सरकार को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बिना सजा तय हुए कोई व्यक्ति आधा दशक जेल में गुजार दे? ये बहस दंगों की गंभीरता को कम नहीं करती है। 53 मौतें हुई, कोई छोटी बात नहीं थी। लेकिन न्याय का मतलब ये नहीं है कि सिस्टम की देरी कैदियों की जिंदगी से वसूली जाए। कानून कहता है दोष सिद्ध होने तक आरोपी निर्दोष होता है, लेकिन जमीन पर तस्वीर बिल्कुल उल्टी दिखती है। पहले जेल, बाद में ट्रायल और फैसला पता नहीं कब। आज 5 जनवरी से पहले देश ये पूछ रहा है, क्या यूएपीए अब सिर्फ कानून नहीं बल्कि असीमित कैद का औजार बन चुका है? क्या सरकार को ये डर नहीं है कि न्याय में देरी खुद अन्याय बन जाती है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सिर्फ 7 लोगों का भविष्य नहीं टिका है। इस फैसले से ये तय होगा कि भारत में कानून
कानून का राज चलेगा या आरोपों का। और सरकार के लिए संदेश साफ है, जेल से देश सुरक्षित नहीं होता, न्याय से होता है। वहीं दूसरी ओर देखिए, डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को शनिवार शाम 40 दिन की पैरोल दे दी गई। वो रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहा है। 2 साध्वियों के साथ दुराचार और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में उसे सजा मिली। कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन सजा का मतलब यहां जेल में रहना नहीं दिखाता। राम रहीम के लिए जेल से बाहर आना अब मानो कोई बड़ा विवाद नहीं है, बल्कि एक आदत बन चुकी है। अगस्त में रक्षाबंधन से पहले भी उसे 40 दिन की पैरोल मिली थी और अब वही फिर से कहानी दोहराई जा रही है। 40 दिन वही सिरसा का डेरा, वही सुविधाएं। कहा जा रहा है वो इन 40 दिनों में डेरा परिसर से बाहर किसी कार्यक्रम में नहीं जाएगा और प्रशासन की निगरानी में रहेगा। लेकिन सवाल ये नहीं है कि वो बाहर जाएगा नहीं जाएगा, सवाल यहाँ पर यह है कि वो बाहर आ ही क्यों रहा है। ऐसा खतरनाक इंसान बाहर क्यों आ रहा है। राम रहीम 2017 से जेल में बंद है। उस पर लगे आरोप मामूली नहीं है। 2 साथियों के साथ बलात्कार और एक पत्रकार की हत्या, यह अपराध किसी भी सभ्य समाज में सबसे गंभीर माने जाते हैं। अदालत ने पीड़ितों के बयान, सबूत और सीबीआई जांच के आधार पर उसे दोषी ठहराया था। फिर भी हर कुछ महीने में पैरोल मिल जाना ये सोचने पर मजबूर करता है, क्या कानून सबके लिए बराबर है। सरकार और जेल प्रशासन कहते हैं पैरोल नियमों के तहत दी गई। ठीक है, कानून में पैरोल का प्रावधान है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या यही कानून हर कैदी पर एक जैसा लागू होता है। क्या किसी आम आदमी, किसी गरीब दोषी को भी इतनी बार, इतने लंबे समय के लिए पैरोल मिलती है, या फिर असरदार नाम, बड़ा वोट बैंक और राजनीतिक गणित यहां काम करता है। सबसे सीरियस सवाल यहां पर यह है कि राम रहीम को कई बार चुनावों के आसपास पैरोल मिल चुकी है। इससे पूरा शक पैदा होता है, क्या यह सिर्फ मानवीय आधार पर दी गई राहत है या इसके पीछे राजनीतिक फायदे छिपे हुए। जब एक दोषी बार बार जेल से बाहर आता है तो इससे न्याय व्यवस्था पर भरोसा कमजोर होता है और पीड़ितों के जख्म फिर हरे हो जाते हैं। सरकार कहती है निगरानी होगी, शर्तें होंगी, लेकिन निगरानी से पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिलता। इंसाफ तब मिलता है जब सजा का मतलब वास्तविक सजा हो, ना कि बार बार की छूट। आज जनता ये पूछ रही है, क्या जेल सिर्फ आम लोगों के लिए, क्या प्रभावशाली अपराधियों के लिए कानून नर्म हो जाता है। ये मामला सिर्फ राम रहीम का नहीं, ये मामला सरकार की नीयत और सिस्टम की साख का भी है। अगर दुराचार और हत्या का दोषी बार बार जेल से बाहर आता रहेगा तो संदेश साफ जाएगा, अपराध बड़ा नहीं, अपराधी की पहचान बड़ी होनी चाहिए। और ऐसे लोग कहीं ना कहीं जब आते हैं तो जिन लोगों पर जुल्म हुआ उनके लिए एक भय और डर का माहौल बना रहता है। आज जरूरत है कि सरकार जवाब दे, क्यों बार बार पैरोल राम रहीम जैसे लोगों को मिल रही है, क्यों वही नाम, और कब तक न्याय को इस तरह पैरोल पर भेजा जाता रहेगा। क्योंकि लोकतंत्र में ताकतवर को राहत और कमजोर को सख्ती, ये कानून नहीं है, अन्याय कहलाता है। सोचिए, सोनम वांगचुक को 26 सितंबर 2025 को लेह हिंसा मामले में एनएसए के तहत गिरफ्तार किया गया था। वो जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं। आज 4 जनवरी 2026 तक उन्हें जेल में लगभग 100 दिन हो चुके हैं। उनकी रिहाई की याचिका सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ी है, जिसकी सुनवाई 7 जनवरी 2026 को निर्धारित की गई है। उनकी पत्नी गीतांजलि अंगमो ने सुप्रीम कोर्ट में एनएसए हिरासत को चुनौती दी है, जिसमें बहुत सारी उन्होंने बोला कि खामियां हैं। कोर्ट ने केंद्र और लद्दाख प्रशासन को नोटिस जारी किया था, लेकिन अभी भी वो जेल में है। आसाराम बापू को देखिए, जोधपुर सेंट्रल जेल में एक नाबालिग से दुराचार के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा है, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से बार बार अंतरिम जमानत मिल रही है। नवंबर 2025 में गुजरात हाईकोर्ट ने 6 महीने की जमानत दे दी थी। अब आप देखिए कि उमर खालिद, सोनम वांगचुक जैसे लोग जेलों के अंदर हैं, और दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जिन लोगों पर आरोप साबित हो चुके हैं उन जैसे लोग बार बार पैरोल पर बाहर आ रहे हैं। तो अब इस पूरी न्याय व्यवस्था को और इस पूरे सिस्टम को आप लोग किस तरीके से देखते हैं, नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।